गुड इवनिंग बच्चों। चलिए हम लोग आज क्लास 11 का थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है वेक्टर्स। जैसे ही वेक्टर की बात आती है तो आप लोग क्वांटिटी के बारे में पढ़ चुके हैं कि क्वांटिटी एक्चुअली दो तरह के होते हैं। अगर बोला जाए तो एक्चुअली तीन तरह के। फर्स्ट जो होते हैं वेक्टर स्केलर्स, दूसरे वेक्टर्स स्केलर्स वो होते हैं जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। वेक्टर्स वो होते हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। एक और तरह का क्वांटिटी होता है टेंसर, जो वेक्टर नहीं है, जो स्केलर हो है। एक्चुअली ये होता है स्केलर लेकिन फॉलो करता है रूल वेक्टर का। इस क्वांटिटी को बोलते हैं टेंसर। एग्जांपल ले सकते हैं करंट इज ए टेंसर क्वांटिटी। तो वो हम लोग को अभी बात नहीं करना है, अभी हम लोग को पढ़ना है वेक्टर्स के बारे में। तो हम बोल सकते हैं कि वेक्टर्स आर द वेक्टर्स कंटेन्स बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अब हम लोग वेक्टर को डिनोट कैसे करेंगे? अगर वेक्टर को डिनोट करना है तो वेक्टर का सिंबल होता है ये। वेक्टर का सिंबल होता है ये, बड़ा लिख लेते हैं। ये है वेक्टर का सिंबल। एक एरो मार दीजिए, मतलब वो वेक्टर। चलिए, वेक्टर में दो चीज होता है। ए वेक्टर को लिख सकते हैं मोड ए मल्टीप्लाइड बाय ए कैप। ये मोड क्या है? ये है इसका मैग्नीट्यूड, ये इसका मैग्नीट्यूड। और ये जो ए है, ये ए कैप, इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर का एक ही काम होता है डायरेक्शन देना। यूनिट वेक्टर का एक ही काम होता है डायरेक्शन देना। अगर हम यूनिट वेक्टर का बात करें तो यूनिट वेक्टर को हम लोग डिनोट कैसे करेंगे? तो ए वेक्टर, और इसको नीचे लिख दीजिए ए मोड। ये यूनिट वेक्टर का डिनोट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ वेक्टर, कितने तरह के वेक्टर होते हैं? तो यहाँ बात करेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। अगर टाइप्स ऑफ वेक्टर की बात करें तो कितने तरह के वेक्टर होते हैं? तो वेक्टर बहुत तरह के होते हैं। जैसे सबसे पहले ले लेते हैं, डिफरेंट टाइप्स के वेक्टर हम लोग के पास पाए जाते हैं। जैसे पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर। अगर दो वेक्टर आपस में पैरेलल हो तो उसको पैरेलल वेक्टर बोलते हैं। इसका उल्टा ले सकते हैं एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। अब बात करेंगे एंटी पैरेलल वेक्टर किसको बोलेंगे? अगर दो वेक्टर्स मैग्नीट्यूड तो सेम हो, पैरेलल भी हो, लेकिन डायरेक्शन उल्टा हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर। अगर ये वेक्टर ए है तो ये माइनस ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बोल सकते हैं इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर्स। अब इक्वल वेक्टर किसको बोलेंगे? वह वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो। मतलब दो वेक्टर तभी इक्वल होंगे जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा और डायरेक्शन भी सेम होगा। आगे बढ़ते हैं। अनइक्वल वेक्टर्स, अनइक्वल वेक्टर्स। अनइक्वल वेक्टर किसको बोलेंगे? जिसका मैग्नीट्यूड भी अलग हो, डायरेक्शन भी ये 10 हो जाए, ये 20 हो जाए, डायरेक्शन सेम हो, इसको बोलते हैं अनइक्वल वेक्टर्स। आगे बढ़ते हैं तो हम लोग बोल सकते हैं कोप्लेनर, कोप्लेनर वेक्टर्स। अब कोप्लेनर वेक्टर क्या होता है? ये हमेशा दो वेक्टर जो सेम प्लेन में हो, जो सेम प्लेन में हो, उसको बोलते हैं कोप्लेनर वेक्टर। अगर दो वेक्टर का बात करें तो दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होता है। चलिए ये दो वेक्टर है मान लेते हैं, तो ये दोनों वेक्टर आपस में एक ही प्लेन में होगा।
किसको बोलेंगे? कोप्लेनर वेक्टर, जो सेम प्लेन में हो। मान लेते हैं ये दो वेक्टर है, तो ये दो वेक्टर है, तो ये सेम प्लेन में है, किसको हम लोग बोलते हैं? कोप्लेनर वेक्टर। आगे बढ़ेंगे तो कॉलिनियर वेक्टर। अब कॉलिनियर वेक्टर किसको बोलेंगे? तो कॉलिनियर वेक्टर वो होते हैं जब एक ही लाइन में बहुत सारे वेक्टर हो, तो उसे हम कॉलिनियर वेक्टर बोलते हैं। एक ही लाइन में कंकरेंट वेक्टर। आगे बढ़ते हैं, कंकरेंट वेक्टर। कंकरेंट वेक्टर का मतलब होता है अगर एक ही पॉइंट पे बहुत सारे वेक्टर लगे हैं, एक वेक्टर इधर लगा है, एक वेक्टर इधर लगा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कंकरेंट वेक्टर। और आगे अगर चर्चा करना चाहते हैं तो कीजिए जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर, वह वेक्टर जीरो को हम लोग जीरो वेक्टर बोलते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है। तो ये हो गए हैं डिफरेंट टाइप्स के वेक्टर। ये हो गए हैं डिफरेंट टाइप्स के वेक्टर। अब हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर शिफ्ट के बारे में। अब हम लोग उसको वीडियो को पॉज करके उतार ले। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। चलिए इसके बाद का टॉपिक है हमारा पैरेलल शिफ्ट ऑफ वेक्टर्स। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पैरेलल शिफ्ट ऑफ वेक्टर्स। पैरेलल शिफ्ट ऑफ वेक्टर्स। मान लेते हैं कोई वेक्टर है, एक ये वेक्टर ए वेक्टर है, ये वेक्टर वी वेक्टर है, किसको हम लोग पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। इस वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर दें यहाँ, इस वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर दें यहाँ। इस तरह से अगर मान लीजिए कोई वेक्टर यहाँ है तो हम इस वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करके यहाँ कर सकते हैं, इस वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करके यहाँ कर सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल शिफ्ट ऑफ वेक्टर। ये पैरेलल शिफ्ट ऑफ वेक्टर हम लोग इस्तेमाल कहाँ करते हैं? ये पैरेलल शिफ्ट ऑफ वेक्टर्स हम लोग इस्तेमाल कहाँ करते हैं? जब हम लोग को एंगल, दो वेक्टर के बीच का एंगल अगर निकालना होता है तब हम लोग करते हैं पैरेलल शिफ्ट ऑफ वेक्टर्स। पैरेलल शिफ्ट ऑफ वेक्टर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं तो हम लोग पैरेलल शिफ्ट ऑफ वेक्टर के बारे में जानते हैं कि आखिर ये पैरेलल शिफ्ट ऑफ वेक्टर्स होता क्या है। अगर मान लेते हैं कि ये पैरेलल शिफ्ट है, अगर हमको क्या करना है, एंगल बिटवीन वेक्टर्स। अब हमको निकालना है एंगल बिटवीन वेक्टर्स। एंगल बिटवीन वेक्टर्स, दो या दो से ज़्यादा वेक्टर के बीच का एंगल को कैसे निकालेंगे? तो अगर हम बोलें कि फाइंड द एंगल बिटवीन दिस वेक्टर, तो ये एंगल बिटवीन वेक्टर जब भी हम लोग बात करते हैं तो एंगल तभी निकलेगा जब टेल टू टेल हो। टेल टू टेल, टेल टू टेल ही वेक्टर। जैसे ये टेल, ये हेड। अब यहाँ पे एक वेक्टर आ गया, ये, तो ये इसके बीच का एंगल है। अगर हम बोले कि इस वेक्टर के और इस वेक्टर के बीच में एंगल निकालिए, तो इस वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करेंगे यहाँ और इसके बीच का एंगल निकाल लेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं एंगल बिटवीन द वेक्टर। एंगल बिटवीन द वेक्टर। और इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है, तो एंगल निकालने का, ये मान लेते हैं ए है, ये मान लेते हैं बी है, तो ये दोनों के बीच का एंगल है। लेकिन कभी ये भी तो हो सकता है कि एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, इसके बीच का एंगल निकालिए। तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे दो एंगल हो सकता है, इन दोनों वेक्टर के बीच में दो एंगल हो सकता है, एक ये है एक ये है। अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग को कौन सा एंगल लेना है। तो अगर ये वेक्टर का बात करेंगे तो ये तो 90 डिग्री होगा, ये 270 डिग्री होगा, तो 270 को नहीं लेना, हमेशा लेना है 90 डिग्री को। मतलब वेक्टर का जो एंगल होगा वह वेक्टर का जो एंगल होता है वह हमेशा 0 से लेकर 180 के बीच में ही वो एंगल बनता है, उससे ज़्यादा एंगल नहीं बन सकता है।
चलिए अब जब एंगल बिटवीन वेक्टर हम लोग जान गए तो आगे बढ़ेंगे और आगे हम लोग पढ़ेंगे पॉलीगन लॉ, उसके बाद पढ़ेंगे पैरेललोग्राम लॉ। चलिए पॉलीगन लॉ क्या बोलता है? पॉलीगन लॉ वेक्टर कहता है कि अगर मान लीजिए ये कोई वेक्टर्स है, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, तो देखिए टेल टू हेड, टेल टू हेड, टेल टू हेड उल्टा कर दीजिए। देखिए टेल टू हेड, टेल टू हेड, टेल टू हेड, इसको उल्टा कर दीजिए। ये जो आएगा ये होता है रिजल्टेंट। मतलब हम बोल सकते हैं कि ये जो आर है ये वेक्टर सम ए, बी और सी का रिजल्टेंट होगा। ये फोर्थ साइड, अगर तीन साइड्स, इफ three vector constitutes the three sides of a polygon, then the fourth side will give the resultant। चलिए अब इसी से हम लोग सॉल्व करेंगे पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है? पैरेललोग्राम लॉ, तो पैरेललोग्राम लॉ के बारे में कहता है कि अगर ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, चलिए इसको नहीं ले लें, इसको ले लें। दो एंगल के अगर ये पैरेललोग्राम का दो कॉर्नर, अगर इसको पैरेलल शिफ्ट कर दें, इसको पैरेलल शिफ्ट कर दें, ये पैरेललोग्राम, अगर कोई दो वेक्टर पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड को शो करता है तो इसका जो डायगोनल होगा वो डायगोनल हमेशा रिजल्टेंट होगा। चलिए फिर से बोलते हैं, इफ टू वेक्टर्स form the adjacent side of a parallelogram, then the resultant will be shown by the diagonal of the parallelogram। और यहाँ के बीच का एंगल जो होता है, ये दो वेक्टर के बीच का एंगल, ये जो डायगोनल का एंगल होगा इसको बोलते हैं थीटा। और इसके बीच में जब आपको एंगल निकालना है, पैरेललोग्राम लॉ क्या बोलता है कि अगर मान लीजिए ये ए और बी, तो बी को हम यहाँ शिफ्ट कर दिए, ये बी को पैरेलल शिफ्ट कर दिए, तो हम बोल सकते हैं कि आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। लेकिन ध्यान देखना है कि यहाँ हमेशा पैरेललोग्राम में हमेशा टेल टू टेल होना चाहिए। ये टेल, ये टेल, ये दोनों टेल आपस में टच होना चाहिए। अगर मान लेते हैं कि इस तरह का दे दे कि ये और ये इधर, तो कैसे इसके बीच का एंगल भी तो नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि एंगल निकालने के लिए भी हम लोग को टेल टू टेल में हमको हमेशा ये जो चाहिए, ये चाहिए टेल टू टेल, टेल टू टेल। अब ये देखिए ये टेल है, ये हेड है, एंगल तो निकाल नहीं सकते हैं। तो ये जो बी वेक्टर होगा, इस बी वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करेंगे इधर, तो ये बन गया माइनस बी। ये अगर b माइनस बी बन गया तो इन दोनों के बीच का एंगल निकाल लीजिए। अगर मान लेते हैं ये एंगल दिया रहता 30, तो इन दोनों के बीच का एंगल हो जाता 50। तो दोनों के बीच का एंगल अगर हम बोले कि फाइंड द एंगल बिटवीन ए और बी, तो ये 30 होगा कि 150, तो हम बोलेंगे सर यहाँ तो 150 होगा, क्योंकि एंगल तभी निकलता है जब वो टेल टू टेल टकराए, तभी उसके बीच का एंगल हम लोग निकाल सकते हैं। इसी से अगर हम लोग पैरेललोग्राम लॉ, अब इसके बीच में जब पैरेललोग्राम लॉ पढ़ते हैं तो रिजल्टेंट निकालना है, और इसके रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर। चलिए मोड में ले लेते हैं, मोड इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि अगर रिजल्टेंट निकालना है तो इधर रूट ले लें, तो ये होता है उसका फॉर्मूला रिजल्टेंट निकालने का। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। इसको अभी हम लोग जस्ट इसको हम लोग प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले इस प्रूव से पहले हम लोग जानेंगे दो सिंपल टॉपिक आपको जानना होगा। इसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन और वेक्टर सब्ट्रैक्शन। वेक्टर एडिशन और वेक्टर
सब्ट्रैक्शन, ये दो चीज़ के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। वेक्टर एडिशन का मतलब सिंपल सी बात है कि अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर हो तो उसका रिजल्टेंट आता है आर वेक्टर, ये तो सिंपल वेक्टर एडिशन होता है। सब्ट्रैक्शन में क्या करेंगे, क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे? नहीं, सब वेक्टर में सब्ट्रैक्शन नाम का कोई चीज़ होता ही नहीं है। ए अगर मान लीजिए आपको बोले कि ए माइनस बी का वैल्यू निकाले, तो ए माइनस बी नहीं निकालते हम लोग, यूँ निकालते, देखिए ए प्लस माइनस बी, ये निकलेगा। अब ये माइनस बी क्या होता है, तो मान लेते हैं कि ये ए है और ये बी है, इसका माइनस बी किधर होगा, इसको इधर शिफ्ट कर दीजिए, ये बन जाएगा माइनस बी। तो ए माइनस बी, अगर ए प्लस बी बोले तो ये एंगल मान लेते हैं ये 30 डिग्री, अगर ए प्लस बी बोले तो यहाँ हो जाएगा इसके बीच के एंगल 30 डिग्री। लेकिन ए माइनस बी का बात करते हैं, ये माइनस बी ना, तो इसके बीच का एंगल हो जाएगा 150 डिग्री। अब हमने पढ़ा कि ये रिजल्टेंट जो है, ये रिजल्टेंट निकलता कैसे है। चलिए हम लोग रिजल्टेंट का फॉर्मूला भी फाइंड कर लेते हैं, और रिजल्टेंट का फॉर्मूला फाइंड करने के बाद हम लोग फाइंड करेंगे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। रिजल्टेंट का फॉर्मूला फाइंड करने के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। चलिए अब हम लोग को प्रूव करना है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से हम लोग को प्रूव करना है आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये प्रूव करेंगे। और एंगल और एक प्रूव करेंगे कि दो एंगल होता है बी cos थीटा अपॉन ए प्लस बी cos थीटा। चलिए ये दो फार्मूला हम लोग आज डिराइव करेंगे। चलिए ध्यान से देखते हैं। मान लेते हैं कि ये एक वेक्टर रहा होगा और ये एक वेक्टर रहा होगा, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी। अब अगर इसका रिजल्टेंट आएगा तो यूँ आएगा, इस बी वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर दे, इस बी वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर दे तो ये आएगा। ए वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर दे, पैरेललोग्राम लॉ के लिए, तो ये ए वेक्टर हो गया और ये बी वेक्टर हो गया। और जो इसका रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट क्या आएगा, ये डायगोनल उसका रिजल्टेंट आएगा। ये तो हमने पैरेललोग्राम लॉ में पढ़ा है। अब क्या करना क्या है, इसका नेमिंग कर देते हैं, नामकरण, ए बी सी डी, और इसको एक्सटेंड कर दीजिए, इसको एक्सटेंड कर दीजिए यहाँ से 90 डिग्री बना लें। चलिए इसका नाम हो गया ए बी सी डी, इसका नाम कर दिए ई। अब देखिए हमको पता है कि ये एंगल कितना था, थीटा था, तो ये एंगल भी हो जाएगा थीटा। और इसका कंपोनेंट होता है, ये अगर बात करेंगे ये कंपोनेंट, तो ये बी कॉस थीटा होता है और ये कंपोनेंट होता है बी साइन थीटा। ये होता है कंपोनेंट। अगर कंपोनेंट की बात करेंगे तो ये एंगल एक मान लेते हैं, ये एंगल है और ये थीटा है, तो ये जो ये बी है और ये जो कंपोनेंट है ये बी कॉस थीटा होगा और ये हमेशा बी साइन थीटा होगा। एंगल से सटा वाला एंगल कॉस थीटा, एंगल के बगल वाला एंगल साइन थीटा, तो ये बी कॉस थीटा हो गया, ये साइन थीटा हो गया। अब पूरे एंगल में बात करें, इन एंगल सी ई ए, अगर हम रिजल्टेंट की बात करेंगे कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगाना है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है, तो हम लोग बोलेंगे सर परपेंडिकुलर टू बी साइन थीटा है, प्लस बेस कितना है ए प्लस बी कॉस थीटा, यहाँ से यहाँ तक ए और ये बी कॉस थीटा, तो हम बोलेंगे ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। चलिए निकाल के देखते हैं क्या हो रहा है। चलिए, ओहो इसको भी तो स्क्वायर करना था, बी साइन थीटा का स्क्वायर, तो ये आएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो हम लोग बात करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो यहाँ देखिए ये बी स्क्वायर साइन स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ये बी स्क्वायर को कॉमन ले लें तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। टेन में आप लोग पढ़ चुके हैं कि ये बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस बचा क्या है ए स्क्वायर थीटा ले ले प्लस 2ab कॉस। चलिए एंगल बोलिए, नहीं दिया हुआ है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, तो यहाँ खाली बच गया बी स्क्वायर, यहाँ ए स्क्वायर, तो यहाँ आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और यहाँ पे आया था आर, तो ये आर स्क्वायर। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया कि रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं। अब बात करते हैं कि एंगल का टेन अल्फा इज इक्वल टू ये, अगर यहाँ पे ये एंगल मान लेते हैं कि अल्फ़ा होता और इस पर 10 लगाइए। अब इस पर क्या करेंगे, टेन थीटा लगाएं, तो टेन थीटा लगाने के लिए क्या होगा, इस ट्रायंगल में अगर टेन थीटा लगाते हैं तो टेन का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाय, अरे याद कीजिए क्लास 10 में पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, पी बाई बी। पी क्या है, पी क्या है, अगर पी की बात करेंगे तो पी क्या है, ओहो इधर साइन थीटा लेंगे नहीं, चलिए पी क्या है हम लोग चेक करते हैं, ये टेन थीटा क्या आता है, चलिए तब आपको पता चलेगा। ये क्या है, पी बाई बी, ये पूरा बी है ना, तो पी का बात करेंगे बी साइन थीटा अपॉन ए, बी क्या है ए प्लस बी कॉस थीटा, बी क्या है ए प्लस बी कॉस थीटा, इसको ऐसे ले लीजिए। ये क्या है सी, तो हमको यहाँ लेना है सी, और ये कितना है हमको लेना है ए, सी अपॉन ए। चलिए सी बोलिए, सी होता है बी साइन थीटा, तो ले लीजिए बी साइन थीटा, नीचे क्या है ए प्लस बी कॉस थीटा, ए प्लस बी कॉस थीटा, और यही हो जाता है एंगल का फॉर्मूला, यही हो जाता है एंगल का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। चलिए इसको धड़ाधड़ उतार ले, और इससे रिलेटेड क्या करते हैं हम लोग, कुछ न्यूमेरिकल्स बना लेते हैं। न्यूमेरिकल्स क्यों बना लेते हैं, क्यों, एक बार फिर से समझ लीजिए क्या करना है। ये रिजल्टेंट दिया हुआ है, इससे परपेंडिकुलर बनाए, ये बन गया परपेंडिकुलर, ये है थीटा। अब हमको ट्रायंगल कौन सा लेना है, ए सी ई, इसमें हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये बेस पूरा है, ये बेस ए से लेकर ई तक है, यहाँ तक का पूरा ले लीजिए, आपको फार्मूला आ जाएगा। उसके बाद टेन थीटा का सिंपल फार्मूला लगाना है कि टेन थीटा इज इक्वल टू बी साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा आ जाता है। चलिए यहाँ वीडियो को पॉज करके उतार लिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलते चलते मेरी गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अलविदा नहीं कहेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ न्यूमेरिकल्स, अच्छे न्यूमेरिकल्स, कुछ प्यारे प्यारे अच्छे न्यूमेरिकल्स बना लेते हैं। यहाँ बोला हुआ है, एक क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन क्या है, द सम, अरे ऐसे नहीं, ये बोला कि दो वेक्टर है ए और बी, इसका जो सम है, दो वेक्टर है ए और बी, इसका जो सम है इज इक्वल टू उसके डिफरेंस के बराबर है, मतलब दो वेक्टर का सम उसके डिफरेंस के बराबर है। तो आप एंगल फाइंड करें, फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी। अगर दो वेक्टर इस तरह का सम और डिफरेंस सेम है तो एंगल बिटवीन ए प्लस बी। देखिए जब मैंने फार्मूला बताया था रिजल्टेंट का, तो क्या बताया था कि अगर दोनों का सम रहेगा तो आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अगर वहाँ माइनस होता तो क्या करते, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। तो अगर हम a प्लस बी का फॉर्मूला अगर निकालने की कोशिश करें, एक वेक्टर, दो वेक्टर का सम का रिजल्टेंट, अगर दोनों का रिजल्टेंट सेम है, तो अगर इसको हम निकालने की कोशिश करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा।
2ab cos थीटा। अगर इसका निकालने का कोशिश करेंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ये हमने अभी प्रूव किया, ठीक है। चलो ए कट ए पी ए बी कट बी कट, क्या बचा, ये 2 को इधर ले आए तो आ गया 4ab cos थीटा इज इक्वल टू 0। cos थीटा इज इक्वल टू 0। और cos थीटा 0 कब होता है, जब एंगल 90 डिग्री होता है तब cos थीटा 0 होता है। समझ में आया, चलिए समझ में आ गया। बहुत ही बुद्धिमान बच्चे हैं आप लोग को तो जल्दी समझ में आ जाता है। चलिए और एक क्वेश्चन ले लेते हैं, और एक मजेदार सा क्वेश्चन ले लेते हैं। अगर मान लेते हैं कि दो वेक्टर है, सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स, सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इज अ यूनिट वेक्टर। दो यूनिट वेक्टर है जिसका सम यूनिट वेक्टर है। फाइंड एंगल बिटवीन देम, फाइंड एंगल बिटवीन देम। दोनों के बीच का एंगल निकालिए। चलिए फॉर्मूला लगाते हैं। यूनिट वेक्टर मतलब ए भी 1 है, बी भी 1 है, तो आर स्क्वायर निकालें। तो आर स्क्वायर निकालने का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो आर तो 1 है, 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1, क्योंकि दो यूनिट वेक्टर का रिजल्ट सम रिजल्टेंट ऑफ, मिस्टेक हो गई, रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट भी 1, दोनों वेक्टर भी 1, और यहाँ बोला कि रिजल्टेंट भी 1 प्लस 2ab cos थीटा। चलिए 1 यहाँ 2 कर लेते हैं प्लस 2ab cos थीटा। 2 प्लस 2ab cos थीटा है ना, 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लो तो 1 प्लस ab cos थीटा। इसको इधर ले आओ, नहीं हराओ, ऐसे नहीं करते हैं, इसको इधर माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा 2ab cos थीटा इज इक्वल टू, ये इधर माइनस होंगे तो -1। चलो ठीक है, ए और बी कितना है, ये तो ए और बी भी तो 1 है, ओहो गलती कर दी, ए और बी भी क्या है 1 है और 1 है, तो यहाँ cos थीटा कितना हो गया, ये 2 को उधर माइनस कर दो 1/2। अरे cos 1/2 तो सर हमने पढ़ा नहीं है, तो आपने पढ़ा कि अगर cos थीटा 1/2 अगर आता है तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, 60 डिग्री में 1/2 आता है, तो 60 180 से माइनस कर दीजिए 120, तो हम बोलेंगे कि अगर cos थीटा -1/2 है तो एंगल होता है 120 डिग्री। तो एंगल कितना हो गया, एंगल हो गया 120 डिग्री। अगर समझ में आया तो बजाओ ताली, चलिए उतार लीजिए।